ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। पीएम मोदी और उनकी कैबिनेट के कई मंत्रियों ने अटल के समाधि स्थल सदैव अटल पर जाकर उन्हें नमन किया। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अटल की जयंती पर उनके पैतृक गांव बटेश्वर पहुंचे। योगी अटल की प्रतिमा का अनावरण भी उन्होंने किया है। साथ ही इस मौके पर बटेश्वर धाम को 100 करोड़ रुपए की सौगात दी है। यमुना नदी के किनारे बने 101 प्राचीन शिव मंदिरों का कायाकल्प होगा। साथ ही यहां पर अटल स्मारक भी बनाया जाएगा। योगी ने आज बटेश्वर को एक और गिफ्ट दिया। उन्होंने यहां से यूपी की पहली हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की। ब्रज एयर सफारी नाम की इस हेलीकॉप्टर सेवा से लोग ताजमहल के अलावा मथुरा और गोवर्धन के दर्शन कर पाएंगे। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले योगी का ये कदम पूरे ब्रज इलाके में बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय बीजेपी के दो बड़े ब्राह्मण चेहरे हैं। बीजेपी ब्राह्मण वोट पर खास फोकस भी कर रही है। राजस्थान में ब्राह्मण सीएम बनाना हो या फिर अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर बटेश्वर में करोड़ों की सौगात देनी है, बीजेपी का फोकस क्लियर है। वहीं अखिलेश यादव भी ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं ताकि उनके पीडीएफ फॉर्मूले के साथ ब्राह्मण वोट बैंक को जोड़ा जा सके। लेकिन ये कितना आसान होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले भी अखिलेश ने ऐसे ही ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया था, लेकिन चुनाव में इसका कोई फायदा समाजवादी पार्टी को नहीं मिला था। अब सवाल यह है कि 24 के फाइनल में किसका दांव काम करेगा। वृंदावन धाम जाने के लिए, गोवर्धन धाम जाने के लिए हेलीकॉप्टर की सेवा का शुभारंभ भी आज किया गया है और विकास की लगभग 150 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। पर्यटन विभाग की प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ है, तो कृषि विभाग के कृषि मेले का भी यहां पे उद्घाटन हुआ है। प्रधानमंत्री बने, केंद्रीय मंत्री बने, सांसद बने, भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने। जन्म उनका ग्वालियर में हुआ था, लेकिन बटेश्वर धाम से उनका संपर्क और संवाद निरंतर जीवन पर्यंत बना रहा, क्योंकि उनका जैसा विराट व्यक्तित्व एक बात को कहता था कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। भाइयों बहनों, यही है उनके बड़प्पन का राज। तो योगी आदित्यनाथ ब्रिज क्षेत्र में है, ब्रिज को कई सौगातें दी हैं। राहुल जी, योगी आदित्यनाथ क्या सबसे पहले आप कह सकते हैं एक्टिव हो जाते हैं? बीजेपी कोई टारगेट सेट करती है केंद्र में, उसे अमल में कैसे लाना है, यूपी से उसके परिणाम कैसे परिलक्षित करने हैं, ये योगी आदित्यनाथ बखूबी जानते हैं। इसलिए हिंदू वोट्स को कैसे एकजुट करना है, उस तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। देखिए, हिंदुत्व के नाम पर जब वोट होता है तो वो जातियों से परे वोट होता है। उसमें जातिगत जिस तरह से राजनीति की जाती है उससे परे वोट होता है। अब हम बात कर रहे हैं जहाँ पे योगी आदित्यनाथ जो हैं वो जगह जगह जाके यूपी में अपने जो है हिंदुत्व वोट को एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बात तो सही है, बीजेपी भी चाहेगी कि जो हिंदू वोट है वो जातिगत उसमें ना बटे और एक साथ हो, ताकि बीजेपी को जो उत्तर प्रदेश में उसका प्रदर्शन है उससे आगे बढ़ पाए बीजेपी। अब दूसरी बात आती है, आपने कहा समाजवादी पार्टी, तो जो ये सम्मेलन की बात हो रही है इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बयान हैं रामचरितमानस को लेकर और ब्राह्मणों को लेकर, उसकी भी बड़ी चर्चा हुई उस सम्मेलन में। ये बात उठाई गई कि कैसे बयान वो देते हैं, कि उनके ब्राह्मण विरोधी और हिंदू विरोधी जो बयान हैं उनको लेकर भी इस सम्मेलन में चर्चा हुई। तो जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, जो स्वर्ण वोट है या जो अगड़ी जातियों का वोट है, जो ब्राह्मण वोट है, वो बीजेपी के साथ रहता है। लेकिन एक जो संदर्भ बीच में विपक्षी दलों को लग रहा था कि जिस तरह से बीजेपी ओबीसी वोटों को या ओबीसी समुदाय को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रही है या आगे अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है, या उनके ओबीसी समाज से जो विभिन्न लोग हैं उनको राजनीति में ज़्यादा प्रेफरेंस दे रही है, तो इस कारण विपक्षी दलों को लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो ब्राह्मण वोट है उसे अपने साथ कर सकते हैं। और उसी की कोशिशें हमें जो ब्राह्मण सम्मेलन समाजवादी पार्टी का या उस तरह की कोशिशें दिखाई देती हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये संभव हो पाएगा। अगर ब्राह्मण जो हैं वो बीजेपी को वोट नहीं करेंगे तो शायद मुझे नहीं लगता वो किसी और पार्टी की साइड जाएंगे। एक समय था जब ब्राह्मण वोट जो है वो कांग्रेस को जाता था, लेकिन वो समय बीत चुका है और बीजेपी जो है वो हिंदुत्व के नाम पर अगर कभी भी वोट पड़ेगा तो वो बीजेपी को ही पड़ेगा।
और ऐसे में समीर जी, जब बड़े चेहरे ब्राह्मण के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, आज जयंती मनाई जा रही है अटल बिहारी वाजपेयी की, उनसे बड़ा चेहरा ब्राह्मण का तो हो नहीं सकता। और उस तरफ अगर समाजवादी पार्टी सेंध लगाने की कोशिश कर रही है तो सक्सेसफुल हो पाएगी। और मुझे लगता है बिल्कुल किसी भी स्थिति में समाजवादी पार्टी को ब्राह्मण का बड़ा वोट बैंक नहीं मिल सकता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो ब्राह्मण और बनियों की पार्टी कहलाती थी। बाद में भारतीय जनता पार्टी ने इस फ्रेमवर्क से निकलने की कोशिश की है कि हम ब्राह्मण और बनियों की पार्टी नहीं है, हम पूरे देश की पार्टी है, सभी धर्मों की, सभी जातियों की पार्टी। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व के छतरी के नीचे सभी दलितों को जोड़ा, आदिवासी को जोड़ा, पिछड़ों को जोड़ा, सभी का एक बड़ा वोट बैंक तैयार किया। जो कांग्रेस का एक बड़ा वोट बैंक हुआ करता था वो भारतीय जनता पार्टी के पास शिफ्ट हुआ है। और 2014 के बाद भी आप अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के अंदर ब्राह्मणों से ज्यादा ओबीसी सेंट्रिक राजनीति हो चुकी है। ब्राह्मण, भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा वोट बैंक रहा है, सवर्ण एक बड़ा वोट बैंक रहा है। वो किसी भी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी से टूट के दूसरे दलों के पास नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के संगठन के कौशल ने सभी धर्मों को और सभी जातियों को साधा है। ब्राह्मण तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव से ब्राह्मणों की बात कर ले या पीडीए की बात कर ले, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक की बात कर ले, वह ब्राह्मणों का वोट और विश्वास वह हासिल नहीं कर सकते जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और ये 2 चुनाव से भी लगातार दिखता रहा है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी दिखता रहा है। तो मुझे लग रहा है उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ने इसी कारण उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण में दिए और प्रदेश अध्यक्ष भी ब्राह्मण को उत्तर प्रदेश के अंदर बनाया था। अगर ठाकुर मुख्यमंत्री बनाया तो ब्राह्मणों को भी उसी स्थिति में उन्होंने सत्ता में और संगठन में महत्वपूर्ण पद दिए। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो ब्राह्मण एक बड़ा वर्ग है जो संगठन में भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदों पर है और सरकार में भी बड़े पदों पर अभी उपस्थित है। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि ये अखिलेश के सिर्फ ब्राह्मण सम्मेलन करने से ब्राह्मण उन्हें वोट दे देंगे। यह भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत वोट बैंक है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा रहेगा। सवर्ण वोट बैंक बीजेपी के साथ रहता है संगीत जी, और खासकर अगर ब्राह्मण वोट बैंक की बात करें तो ये बीजेपी के साथ चलता हुआ नजर आता है। और बीजेपी समय समय पर ये कोशिश भी करती है कि ये वोट बैंक खिसके ना। अभी राजस्थान में सीएम फेस का चुनाव हो, चाहे दोनों ही राज्यों में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आपको डिप्टी सीएम देने हो, चाहे उत्तर प्रदेश में फॉर्मूला देना हो, तो ये तो कोशिश है ना बीजेपी की कि ब्राह्मण वोट बैंक कभी ना छिटके। देखिए, एक संस्कृत की कहावत है, यो ध्रुवानी परित्यज्य अध्रुवानी निसेवते ध्रुवानी तस्य नश्यन्ति अध्रुवम नष्टवे। वही जो निश्चित को छोड़ करके अनिश्चित की तौर पर जाता है उसका निश्चित भी नष्ट होता है और अनिश्चित तो पहले से ही नष्ट है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि सवर्ण वोट बैंक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ एकदम पूरा टिका हुआ है और इसको तोड़ने की कोशिश जो है इसीलिए जातीय राजनीति को लाया गया है, इसीलिए जाति जो है जनगणना की बात की गई है। आपको याद होगा 2019 के चुनाव से पहले कैम्ब्रिज एनालिटिका का प्रयोग करने की कोशिश की गई थी भारत में। उस समय कांग्रेस पार्टी को सलाह दी गई थी कि आप हिंदू समाज को जातियों के रूप में विभाजित करके रखें और जो मुस्लिम वोट है वो तो एक मुश्त आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के साथ मुसलमानों की एक मीटिंग भी हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि आप सॉफ्टवेयर हिंदुत्व आप लेकर के आगे बढ़िए, हम जानते हैं कि आप हमारे लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ये प्रयोग सफल नहीं हो पाया और अखिलेश यादव हों चाहे वो मायावती हों, बीएसपी सतीश मिश्रा के साथ मिलकर के ये प्रयोग उत्तर प्रदेश में करने की कोशिश की थी। लेकिन ब्राह्मण और जो सवर्ण जाति है वो मूल तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी है। एक बात भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरीके से जानती है और ये उसे जानना भी चाहिए कि जातियों की राजनीति पर यदि वो राजनीति करती है तो उसमें उसके सामने बड़े प्लेयर हैं जो क्षेत्रीय दल हैं, वो जातीय अस्मिता को उभार करके उसे राजनीतिक तौर पर मात देंगे। लेकिन हिंदुत्व का छत्र ऐसा छाया ऐसी है जिसमें सारी जातियां आकर के सिमट जाती हैं। यदि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने बीएसपी, एसपी और कांग्रेस तीनों के कॉम्बिनेशन को मात दे करके विधानसभा में इतनी अच्छी विजय प्राप्त की तो इसका बहुत बड़ा कारण था कि उनका चेहरा जो है वो जातीय खांचे से बाहर था। तो जब जातीय खांचे से बाहर विमर्श ला करके भारतीय जनता पार्टी उसके राष्ट्रीय पटल पर लाएगी तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सुखद राजनीतिक पूंजी पैदा करेगा। लेकिन वो जातीय खांचों में यदि निकल करके सिर्फ जातीय खांचों तक चलेगा तो मुझे लगता है कि इसमें उसको दिक्कत होगी। बेशक वो चाहे वो मध्य प्रदेश का चुनाव हो, चाहे यदि ये मध्य प्रदेश के चुनाव में मोहन यादव से आ जाने से कोई बहुत बड़ा अंतर पड़ जाता है, यादव वोट आ जाएंगे, मुझे ऐसा देखने में नहीं लगता। यदि मोहन यादव
जो है वो हिंदुत्व की राजनीति या हिंदुत्व और डिलीवरी दोनों का कॉम्बिनेशन यदि करते हैं तो उसका परिणाम सुखद होगा, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो चाहे वो राजस्थान में हो। लेकिन सिर्फ जातीय समीकरण को साथ देने से आज के दिन में कोई भी जाति जो है उसका कोई आइकॉनिक फिगर होगा ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। ये आपको ये खास करके आपको बिहार के अंदर आपको देखने को ये मिलता है जब एक यादव का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो लालू प्रसाद यादव के साथ है, लेकिन उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने सेंध लगाई है और बहुत एक अच्छा यादवों का प्रतिशत है जो है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी ऐसा माना जाता था कि जितने भी यादव हैं वो समाजवादी पार्टी को मुलायम सिंह के नाम पर वोट रहे, बट धीरे धीरे ये जो भारतीय जनता पार्टी ने इस मिथक को भी तोड़ा है और वहाँ भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे यादवों का एक वर्ग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है और वो इस कारण से जुड़ा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी कोई यादवों का और किसी ब्राह्मणों का और राजपूतों का समन्वय करके उनके प्रतिनिधित्व के सवाल को लेकर के नहीं आई, हिंदुत्व के बड़े लार्जर एजेंडे को उसने सामने खड़ा किया है। कल भी जाकर के यदि भारत के प्रति दृष्टि या भारत बोध को लेकर के यदि कोई लार्जर नैरेटिव लेकर के भारतीय जनता पार्टी आती है तो वही उसके लिए सफलता का रास्ता खुलेगा, न किए जाती है प्रतिनिधि। राहुल जी, जरूरत अखिलेश यादव को क्यों महसूस हो रही है? मुझे याद है विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भी यही नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की थी, ब्राह्मण विरोधी योगी सरकार को बताने की कोशिश अखिलेश यादव करते हुए नजर आए थे। अब पीडीए के साथ वो ब्राह्मण वोट बैंक क्यों चाहते हैं? देखिए, बड़ा साफ है, अगर अखिलेश यादव जो हैं उनको ये साफ दिखाई देता है कि दूसरी तरफ बीएसपी है। बीएसपी जो है वो उनके मुस्लिम वोटों में बड़ी ज़बरदस्त तरीके से सेंध लगा रही है। बीएसपी का अपना वोट बैंक जो है वो तो इंटैक्ट है ही, उसका जो वोट बैंक जो पिछड़ी उसका है, जो दलित का है, वो वोट बैंक तो है ही। साथ में जिस तरह का चुनाव उन्होंने पिछला 2022 का चुनाव लड़ा है उसमें तो साफ है कि वो मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा रहे हैं। और ऐसे में समाजवादी पार्टी ने जो इस बार जो बैठक हुई थी विपक्षी दलों की उसमें भी तो ये बात कही थी कि अगर बीएसपी साथ आते हैं इस गठबंधन के तो मैं जो है एसपी समाजवादी पार्टी जो है राहुल जी, मैं वो बीच बाहर में चले आपको जाए। टोक रही हूं क्योंकि कुछ तस्वीरें आ रही हैं, इस पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। ये तस्वीरें आज क्रिसमस की रौनक से भरी हुई आ रही हैं, जहां दिल्ली में क्रिसमस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने ईसाई समुदाय के लोगों से मुलाकात की है। पीएम मोदी ने सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री आवास पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये पीएम हाउस की तस्वीरें हैं जहां क्रिसमस आज सेलिब्रेट किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो पीएम आवास से खास तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रिसमस सेलिब्रेशन में शामिल हो रहे हैं। बाकायदा ईसाई धर्म से जुड़े हुए जो लोग हैं उन्हें पीएम हाउस पर बुलाया गया है और इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। समीर जी, इन तस्वीरों पर आप क्या कहेंगे? सर्वधर्म सुखाए की बात भारतीय जनता पार्टी अगर करती है तो उसी दिशा में एक ये कदम या ये तस्वीरें? निश्चित रूप से देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का तो मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आज प्रधानमंत्री मोदी क्रिसमस के दिन सब समुदाय के लोगों से मिल रहे हैं। कल आप देखिए, कल प्रधानमंत्री मोदी का जम्मू कश्मीर के बच्चे आए थे जिनसे प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की थी। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री जो बताना चाहते हैं कि भाई सभी धर्मों का सम्मान है और सभी धर्म के लिए प्रधानमंत्री मोदी की योजनाएं हैं और जो प्रधानमंत्री मोदी की जो गारंटी है वो सभी धर्मों के लिए। और मुझे लगता है कि ये लगातार 2014 के बाद से 2019 के चुनाव परिणाम में परिलक्षित हुआ है, 2024 के चुनाव में परिलक्षित होगा और उसके बीच जितने विधानसभा चुनाव हुए उसके अंदर देखने में आया कि प्रधानमंत्री मोदी को सभी धर्मों के लोगों ने वोट दिया, सभी जाति के लोगों ने वोट दिया। क्योंकि प्रधानमंत्री की योजनाएं सिर्फ किसी एक धर्म या जाति के लिए नहीं है, वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए है। तो प्रधानमंत्री बताना चाहते हैं कि मेरा विचार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का है और मैं उसी पर चल रहा हूं। मुझे लग रहा है ये बहुत एक अच्छी तस्वीर है कि प्रधानमंत्री आवास पर इस तरह का आयोजन देखने को मिल रहा है। मैं इसमें एक चीज़ जोड़ देता हूं। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि प्रधानमंत्री कहीं भाषण दे रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी, और उस वक्त अजान की आवाज़ उन्हें सुनाई दी तो उन्होंने अपने भाषण को बीच में रोक दिया था। उन्होंने पूरा सुना था, उसके बाद उन्होंने अपना जो भाषण है उसको स्टार्ट किया था। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के मन में जो है वो सभी धर्मों के लिए सम्मान है और ऐसे में एक देश को इसी तरह के प्रधानमंत्री की ज़रूरत है जो सभी धर्मों का सम्मान करता हो, लेकिन जो देश के लिए ज़रूरी काम है उनके लिए वो पूरी तरह से लगे हुए हों। अच्छा, इन तस्वीरों पर प्रतिक्रिया भी सामने आने लगेगी राहुल जी। हो सकता है कि इसे वोट बैंक से जोड़कर देखा जाए, हो सकता है इसे चुनावों से जोड़कर देखा जाए और इसे स्टंट बताया जाए पीएम की इन तस्वीरों को। तो हर चीज को राजनीति से जोड़कर देखना भी क्या ठीक है?
देखिए, मुझे लगता है कि ये राजनीति से इसे जोड़ा नहीं जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जो है वो पूरे देश के प्रधानमंत्री होते हैं और हमारे देश में क्रिश्चियंस भी हैं, मुस्लिम भी हैं, बाकी धर्म के भी लोग यहाँ पे बसते हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री सभी धर्मों के को समान रूप से, क्योंकि उसका सम्मान करते हैं, इसीलिए इस तरह की तस्वीरें हमारे सामने आती हैं। और देखिए, अगर ये कोई इसको राजनीति से जोड़ने की कोशिश करेगा तो फिर राजनीतिक बात करेंगे तो कितना मुस्लिम वोट जो है बीजेपी को पड़ता है, तो उनको नहीं किसी तरह के मुस्लिम उसमें मतलब पार्टिसिपेट करना चाहिए, नहीं सम्मान करना चाहिए। तो मैंने तो आपको वो एक किस्सा बताया जहां पर प्रधानमंत्री खुद रुक गए थे अपना भाषण अजान सुनकर। तो मुझे लगता है कि वो उनके नेचुरल वो है कि वो सम्मान करते हैं सभी धर्मों का। इसीलिए आज क्रिसमस है, बहुत बड़ा दिन है क्रिश्चियन समाज के लिए, तो ठीक है, उन्होंने क्रिश्चियन समाज ने उनसे ये कहा होगा कि हम मिलना चाहते हैं, हम प्रधानमंत्री को मिलना चाहते हैं, तो उन्होंने समय दिया और उसी कारण ये जो फंक्शन है हमें दिखाई दे रहा है। रागी जी इसमें कुछ ऐड कर रहे थे? मैं इतना सिर्फ जोड़ना चाह रहा हूँ कि देखिए, प्रधानमंत्री जो है एक व्यक्ति नहीं है, एक संवैधानिक संस्था का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री के लिए बहुत अच्छी बात है, ये प्रशंसा के योग्य है कि उन्होंने अपने निवास स्थान पर क्रिश्चियन समुदाय से आकर के बात किया, आज क्रिसमस सेलिब्रेशन में उनके सहभागी बने। और ये सिर्फ प्रधानमंत्री की बात नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ये बात रहा है कि भाई ये अपीजमेंट टू नन, एक सभी धर्म का हम सम्मान करते हैं लेकिन हम किसी धर्म का तुष्टीकरण नहीं करेंगे। सारी समस्या आकर की जड़ जो होती है वो तुष्टीकरण के कि राष्ट्रीय हितों के, राष्ट्रीय मुद्दों को, राष्ट्रीय जो हमारे सुरक्षा से संबंधित बातें, इन सब को हम किनारे और हाशिए पर डाल करके हम एक समुदाय विशेष को तवज्जो देने लगे। हम ये कहना शुरू कर दें कि इस देश के संसाधनों पर पूरा हक जो है, वह पहला हक जो है वो किसी एक समुदाय का हो। इस प्रकार की बातों का भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया है। तो ये कोई पहला ऐसा है, हाँ, प्रधानमंत्री जी के आवास पर संभवतः ये मुझे लगता है कि पहला है, लेकिन प्रधानमंत्री की संवेदना इस चीज को लेकर के हमेशा रही है और भारतीय जनता पार्टी ने भी कभी इससे किनारा नहीं किया है। आप देखिए कि कोई भी क्रिश्चियन कम्युनिटी से भारतीय जनता पार्टी में जीत करके नहीं आया था, फिर भी उसको कैबिनेट में स्थान दिया गया। और बात है कि बाद में जाकर के वो चुनाव वो हार गए, केरला में वो नहीं जीत पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वो प्रयास किया है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर आज के दिन में आप देखेंगे मतलब सबका तो साथ जितना सबका विकास अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है तो वो करती भी है। और प्रधानमंत्री खासकर इन बातों का ध्यान रखते हैं कि कैसे सर्वधर्म की बात की जाए, सब धर्मों का रिस्पेक्ट किया जाए। और वही तस्वीरें इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर हैं।